अब पैरों का एक्सरसाइज बाकी रह गया। बहुत टाइम ले जाता है, ये मना ही नहीं करता है। आधा घंटा तो इसको नहलाने में लग जाता है, बाकी फुल फुल स्नान में आधा घंटा लग जाता है। नेट आधा घंटा से पहले स्नान, फुल बॉडी का मसाज के साथ में स्नान तो आधा घंटा लग जाता है। फिर आधा आधा घंटा के 2 वार्म अप हो जाते हैं। अब सर्दी का टाइम है तो स्लो का स्ट्रेचिंग का, और फिर 1 घंटा इसका चेस्ट, रीढ़ की हड्डी, पसलियाँ, कोहनी, कंधे, कलाई, गर्दन, इसके अंदर 1 घंटा ले जाता है। और अब आधा घंटा ये पैरों का लेगा। तो 1 घंटा 2 घंटे तो लग ही जाते हैं भाई। हम तो सीनियर सिटीजन है, आराम से इसको तसल्ली से करते हैं। बॉडी को अभी फास्ट में तो कर नहीं सकते, उछल कूद वाले में तो फिर घुटने टकने ये कंधे ये सब बोल जाएंगे। लेकिन बेनिफिट वही देना है जो जवान देता है, जो बच्चा देता है, वही बुढ़ापे के अंदर होता है। ये इसका कमाल है कि जो करेगा तब पता लगेगा कि भाई लॉन्ग लाइफ कैसे चला जाता है। निरोगी काया लेकर के, तंदुरुस्ती लेकर के। तो इसके साथ में अपने को लगना पड़ता है। ये अपने को लगा देता है, बस इतना सा है। ये अपने को लगाता है, अपन इसको लगाते हैं। फिर ये आपको रुकने का नाम नहीं लेगा। कहीं इतना कॉन्फिडेंस भर देता है ये। अब ऊपर की बॉडी को आराम से स्लो स्पीड में, कमर से ऊपर को बॉडी को 1 दफ़ा भरा जाता है, कमर से नीचे फिर लास्ट में ये पैरों का आता है। इसके साथ में मूवमेंट तो होते रहते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा दबा करके पिंडी को, थाई को, हिप को, रीढ़ की हड्डी के साथ अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्ट्रेचिंग के साथ में इसको दबाओ। अपने को अब कोई रेस नहीं जीतनी है, कोई कंपटीशन नहीं लड़ना है। निरोगी काया रखना है। हाँ, 4 बजे पे उठ गए तो जल्दी कर लिया, लेट उठते तो लेट, जल्दी सो जाते तो जल्दी उठ जाते। टाइम तो अपने पास है, टाइम का ये नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो रात को 12 बजे, 1 बजे, अगर 6 बजे कोई खाना खाता है तो रात को 1 बजे, 1:30 बजे आँख खोलते ही लग सकता है। अभी ये नहीं मांगा है, अभी ये पंजे का मांग रहा है। हाथ लगाते ही बता देगा कि मेरे को यहाँ अभी इसमें इस मूवमेंट के अंदर मेरे को नहीं लेके आना है।
उंगलियों को, अंगूठे के साथ उंगलियों को, एड़ी को मैं बिल्कुल नहीं मारना है, पंजे को मारो आगे से, घुटने की पहाड़ी को आजाद करके। पूरे नाखूनों को दबा करके, ये पूरे नाखूनों को तोड़ के दबा करके, घुटना इतना फ्री हो जाता है, टखना और घुटना, और ये अपनी कमर का, ये हिप का गोले, ये आजाद हो जाते हैं। रख दो उधर। अब खड़ा करके पैर को, खड़ा करके, ये पंजे को जबरदस्त एक्सरसाइज देना होता है, इसका जबरदस्त बोलते हैं, दबा करके, दबा करके, दबा करके, पूरा वेट डाल के। फर्स्ट में वेट ना डाले, फिर अंदर की तरफ। ये घुटनों की तो आम मेन है, ये घुटने तो ये फ्लोराइड से, इससे पानी से। अब ये पहले तो किसी किसी गांव का होता था कि इस गांव के अंदर फ्लोराइड है, यहाँ जमीन में, यहाँ तो और सभी जगह फ्लोराइड है। पानी तो शुद्ध है ही नहीं। आरओ का पियोगे तो वो मिनरल, वो बोलते हैं ना, उसमें वो पोषक तत्व हैं, वो खत्म, वो नहीं मिलेंगे, तो पियोगे कौन सा पानी? तो मेहनत करोगे तो कोई भी पियोगे ना। झोड़ तालाब का भी पीते थे, गोबर का, पशुओं का गोमूत्र, मूत्र, उनका पीते थे। लेकिन दिन भर काम करते थे तो हजम होता था सब कुछ।
सेना के अंदर 6 बजे भोजन हो जाता है, लगभग 6, 6:30, 7, 8 बजे के बाद में तो कोई मतलब ही नहीं भोजन का। ड्यूटी उटी चढ़ने वाला उतरने वाला सब 8 बजे से पहले पहले भोजन कर लेते हैं। फिर इसके बाद में क्या किया जाता है, 4, 12, अगर फिर कोई ड्यूटी चढ़ता है तो 10 से 12 चढ़ने वाला भी 4 घंटे, 6, 4, 10, वो अपने अपने रोटेशन से 4 घंटा नींद लेते थे। 4 घंटा वही ट्रेनिंग में लिया जाता है और वही लिया जाता है बाद में। फिर बोलते हैं कि सेना के अंदर था तो ऐसे क्यों हो गया। भाई फिर वो भूल जाते हैं, उसको नौकरी मिल गया, बस जैसे ड्यूटी करना है ऐसे करना है, फिर वो सब बताने की बातें नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके अंदर। लेकिन वहाँ भी फिट, हर आदमी फिट नहीं रह सकता। अब बोलेंगे सैनिक हैं तब कर लेते हो, तब फिट सैनिक फिट होता है, नहीं। सैनिक तो ऐसे ऐसे होते हैं कि पूछो मत। लेकिन ड्यूटियों के साथ में हार्ड वर्क, ड्यूटियों का हार्ड वर्क, और फिर ये हार्ड वर्क। भाई ग्राउंड से जाने से पहले रात को अपना काम करके ये फिर बाद में ग्राउंड में नहीं किया जाएगा। ग्राउंड में तो सबके सामूहिक होता है, वो आधा घंटे का पीटी होता है। फिर ड्यूटियां बढ़ जाती हैं। उसमें भी लंगर में ना जाकर के ब्रेकफास्ट, तेल का वो नाश्ता वगैरह वो ना करके फिर हम वो चने की पोटली रखते थे, मूंग की पोटली रखते थे। फिर आधा घंटा जो वो टाइम मिलता था, जब ड्यूटी बटेगी, भाई अब बट गया है, नाश्ता करो तैयार हो जाओ, तो नाश्ता करते करते एक्स्ट्रा हम ये अपना काम करते थे। फिर इसके बाद में अपने पाउच में डाल करके वही जहां टाइम मिला, जहां रेस्ट मिला, वहीं नाश्ता कर लिया। नाश्ता पॉकेट में रखते थे, भोजन पॉकेट में होता था। मिला ना मिला वो भोजन है, मूंग खाओ चने खाओ, भोजन की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती थी। और जिसको जरूरत पड़ती है ना भोजन की, भोजन के पीछे रहता है ना, खाने के पीछे, वही कंडम होता है। कोई कोई तो इतने बेसब्रे हो जाते हैं, बनाने के लिए बोलते हो भाई आज तू बनाएगा तो समझो उसमें से एक पाव तो खत्म हो जाएगा, वो बनाते बनाते टेस्ट करते करते ही खा जाएगा। बड़ी बड़ी बीमारियां हैं और वो सब कंडम हो जाएंगी। दूसरे का हक जो खाएगा ना, वो कभी भी अपने को फिट नहीं रख सकता। फ्री का वही फ्री का हो गया, वो दूसरे का हो गया। दूसरे के पेट का भोजन को अगर कोई खाता है चुरा करके, वो कभी फिट नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें, इतिहास है इसका। भोजन के पीछे मत भागो। जो मिलता है उसमें सब्र करो बस। आज मिल गया ये अमृत है, रूखा सूखा खाएंगे, ठंडा पानी पी, उसमें सब कुछ है।
बोला अरे 1 किलो सब्जी दी थी, उसमें तो 3 पाव है यार, बनाया किसने? अरे बोले वो दड़िए ने बनाया, दड़िया जो पेट का भूखा होता है ना, खाने के अंदर ही लगा रहता है ना, अरे वो दड़िए का नंबर था, आज खा गया यार, उसको मत बोलना, मत बोलना यार, बेसब्रिया है वो। भोजन के पीछे बेसब्री मत करो। कभी भी मत देखो कि आज मैं क्या खाऊंगा। कहीं भी जाओ आओ, जहां भूख लगेगी और जहां मिलेगा और जो भी मिलेगा उसको हंस करके उसको ग्रहण कर लो, बस भूख मिटा लो। डाइट तो फिर अपने आप शुद्ध की है, वो शुद्ध खा लो। उस शुद्ध अनाज में, मोटे अनाज में, सब में शुद्ध है, और उस शुद्ध के साथ में शुद्ध ही डाइट मिलती है, 100% मिलेगी उसमें। बोलो भाई दाल बनाई है, 2 चम्मच यार घी की डाल दो। कढ़ी बनाई है, 2 चम्मच घी की डाल दो। बाकी छाछ लस्सी एक ही है, ये दही है, मिर्च का, हरी मिर्च का अचार डाल के रख लो, कैरी का, आम का बना करके अचार रख लो, आंवले का बना के रख लो, उसके साथ में कैसे ही भोजन कर लो। एक लस्सी का गिलास ले लो या 1 कटोरी दही ले लो, ये सबके घरों में मिलता है, वो सब मिलता है। दूसरे के भी जो देता है ना, वो भी फिर बोलेंगे यार ये सही आदमी है, उसके लिए बढ़िया भोजन मिलेगा। आज भी कमी नहीं है खाने की, आज भी कमी नहीं है, लेकिन अपन छोड़ दिया है। उसको पसंद ही नहीं कर रहे, अलग ही मांगते भोजन, फिर अलग ही मांगते, अलग ही देते, फिर वो मना करने वाला कोई नहीं है। लंबे लंबे सांस लो, ठुड्डी को चेस्ट के लगा करके दोनों घुटनों पे ये हाथ रख करके एड़ी को आप टिका दो, और फिर इसके बाद में लंबे लंबे सांस भरो और छोड़ो। रीढ़ की हड्डी के साथ, चेस्ट के साथ, पेट के साथ अब ठुड्डी को अपनी चेस्ट के लगा करके पंजे को उठाओ, एड़ी को उठाओ, पूरे पंजे पे आगे आओ, फिर एड़ी के ऊपर पीछे चले जाओ। ठुड्डी चेस्ट से नहीं हटनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी के सांकड़ के साथ थाई और पिंडी की
नशों के साथ। पंजे के ऊपर दोनों घुटनों के नीचे पैर हाथ को ये फंसा दिया और ये कर दिया। अब ठुड्डी को लगाओ चेस्ट के, पूरे पंजे के ऊपर वेट डाल के रखो। अब थोड़ा सा नीचे थाई के और पिंडी के सेंटर में ले आकर के इसको दबाओ। ये घुटने का ग्रीसिंग इतना जबरदस्त होगा ना, ये घुटने को आज़ाद कर दो। इस कटोरी है घुटने की, इसको आज़ाद हो जाता है। ये हमारे को एक पूना क्वालिफाइड होता था, वो मेरी यूनिट से पेंशन गया था, साईं दास, बहुत जबरदस्त, क्या फिटनेस रखा। 60 साल पूरा करके गया था वो, लेकिन उसकी एक्सरसाइज नए जवानों को दौड़ा करके ट्रेनीज होते थे। हमारा कर्नल उसको बोलता था, वो SDG बनाई मालामार पुरुषोत्तम चिटनस, MP चिटनस, ये NSG उन्होंने खड़ी की थी, ये कमांडो। वो ऐसे बैठता था कि पूछो मत, वो क्या, वो मेंढक की तरह भुज होती ना, उस भुज की तरह से जंप करता था 60 साल के अंदर। वो आज हम भी उनकी नकल करते हैं, कभी कभी हम भी कर लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी, वो तो पैरों का तो वो कभी कभी दिखाता था, लेकिन दौड़ने में, चलने में वो नए लड़कों को मुकाबले में मतलब पिछड़ ही जाते थे। अपने मन में कितना भी तर्रम खा हो, पंजे पे, छड़ी से पंजे पे ही चलता था, बैक भी पंजे पे चलता था, फ्रंट आगे भी पंजे पे ही पंजा पे ही रहता रखता था। आधा घंटे में तो ऐसे कपकपी आ जाती थी पूरी बॉडी के अंदर, ये थाई पिंडी ऐसे कांपती थी उसके सामने। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्टर एक नंबर स्ट्रक्टर था, उनको बोलते थे गुरु। फिर वो हमारे को खुद वो छांट करके और उसी के ऊपर जाते थे जो मतलब उनको पसंद होता था, भाई ये जवान है, वो उसी को मार पड़ती थी। मेरे को इतनी मार पड़ी ना, पूछो मत। वो पिंडी के ऊपर ना भी गलती होती थी तो मेरे पास आकर के बोलता था, देख लूँगा। तो वो अलग से 2-4 ऐसे छांटते, बोला अगर इसका नाम रखना है ना तो इसमें आ जा। एक टेंट में 4 जवान हम बिस्तर रखते थे उनके में। फिर पासिंग आउट होने के बाद में भी आज वो याद आते हैं। वो गुरु हिमाचल प्रदेश से था, वो पंजाब और हिमाचल बॉर्डर के थे। वो बच्चों की तरह रखता था, दुश्मन की तरह भी रखता था, चेलों की तरह भी रखता था, पता नहीं कितनी क्वालिटियाँ रखता था।
तुम्हारी सेवा मैं कर दूंगा, लेकिन तुम किसी से मत करवाना। मैं किसी से नहीं करवा रहा हूँ तो तुम भी मत करवाना। उसके तंज वो कमेंट्स होते थे उनके। तब हम बोलते थे नहीं गुरुजी। तो वो कभी कभी हम भी करते थे तो बोलते थे कि नहीं आज थक गए हो गए, आज बहुत चले हो रहे। नहीं नहीं, डंडा उठाता था, एक डंडा रखता था वो बॉक्स के ऊपर। मेरे को बोल रहे हो थक गया, मेरे को बोल रहे, मैं आपको पैर दबा दूंगा, मैं आपका सर दबा दूंगा, कभी हाथ नहीं लगाने देगा। बाई चांस तो हम उसको बहला करके फिर बोलते थे नहीं गुरुजी ऐसा नहीं, आप हमारे से सुपीरियर और आप ये और स्टील बॉडी और ये हो कर करके फिर वो हंसने लग जाता था। फिर करवाता तो था, लेकिन वो क्या मतलब बहुत मतलब एक इम्यूनिटी सी भर के हमारे अंदर भरता था। फिर हम भी उनके पीछे सर आप हमारे गुरु हो, हमारे कर देते हो और आप नहीं करवाते हो, आपको भी रिलैक्स करेंगे, आज पीठ में तेल लगा देते हैं आपको। तो वो आधा घंटा तक तो वो क्या क्या सुनाएगा हमारे को, और फिर बोलेगा चलो लेकिन शीशी ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब एक पाव तेल को ख़त्म करवा देता था। बोलता है एक पाव तेल को तो कोहनियों से ये पीठ में ये चलाते थे डाल डाल करके, तब वो मसाज होती थी रीढ़ की हड्डी की। मेन तो रीढ़ की हड्डी है, ये डंडा है, ये कोई मजाक नहीं है। बाथरूम में मैं खुद करता हूँ नहीं, वही मेरा गुरु था। मतलब रीढ़ की हड्डी के वो गुरु थे अलग। मैं मेरे को जिम्नास्टिक में मेरी रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो गई थी। अब मैं बताता हूँ कि रीढ़ की हड्डी क्या पूरा बॉडी ख़त्म हो गया था। कभी कहीं ये जवानी के अंदर क्या होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या ड्यूटियों में होता है वो सब अब लगती जाती है, चोटें जवानी में लगती जाती है। लेकिन उसको फिर वो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसी को कंट्रोल करने के लिए ये किया जाता है। हम भी पूरे टूटे फूटे पड़े हैं, तब तो इसको कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो हम चारपाई में चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। फिर खुद दुखी दूसरे को दुखी कर देंगे। अब हम दूसरे को ठीक कर सकते हैं, खुद अपने को तो करेंगे ही, लेकिन हम दूसरे को भी कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस मेरे उस गुरु ने दिया। अब वो मैं उनको पता नहीं कितने ऐसे गुरु हैं, अब वो किस किस भावना से वो बताते थे, कैसे वो सिखाते थे। लाड़ चाव प्यार कूट मार सब चलती थी उसके अंदर। लठ पे टिकते थे, सहन करते थे, हंसते हुए सहन करते थे, जानबूझ करके कुबद कर करके उनको जगाते थे। अकाज लठ नहीं पड़ा जब तक हमारे को भोजन रोटी नहीं अच्छी लगती थी, जब तक उनके लठ नहीं पड़ते थे। सभी को जब तक एक दफ़ा 10 चक्कर नहीं लगवाते ग्राउंड के अंदर भरी दोपहरी के अंदर तब तक आनंद नहीं आता था। तो यही तो इम्यूनिटी, यही तो वहीं से तो भरी जाती है, ग्राउंड से भरी जाती है। बोलते ना ग्राउंड के अंदर अगर पसीना बहाओगे तो युद्ध के मैदान में ब्लड को बचाओगे। तो उन्हीं के मोटिवेट किए हुए हैं हम, उन गुरुओं के मोटिवेट किए हुए हैं। तो वो आज हमारी उम्र, हम भी उनसे 4-5 साल बड़े हो गए, लेकिन हमारे को 55 का मिल जाओ, 60 का मिल जाओ, 40 का मिल जाओ, 50 का मिल जाओ, 30 का, 35 का, नए आने वाले भी। अब वो हम उनको सिखाते गए तो वो आते गए, तो उनके साथ हम पुराने होते गए। तो ये चलता रहेगा, अरे बुढ़ापे तक चलता रहेगा। बाकी कब तक चलता रहेगा। अब उनका वो लेटर आते गए, जब फ़ोन नंबर नहीं थे, आज वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, कि हैं भी कि नहीं हैं। तो वो बातें चलती रहती हैं कि 100 के लगभग गए होंगे तो, और वो जाते हैं। 100 से नीचे कोई नहीं जाता है। जो ये काम करेगा वो तो ईश्वर ने तो जो दी है, लेकिन वैसे बगैर बोलते ना रोग बीमारियां, इनसे तो जाएगा नहीं। ये तो गारंटी है 100%। डॉक्टर के पास तो जा कर के नहीं बोलेगा नहीं अगर मेरे को ये रोग हो गया। टूट फूट हो जाती है शरीर की तब डॉक्टर होता है, लेकिन रोग उत्पन्न कर ले शरीर के अंदर तो वो फिर वो लठ है। बोला लठ दिखाते थे वो लठ है ना, ये लठ है, ये लठ है। तो बोले पोलादार लाठी, बोले ये टिकेगी। अगर तूने रोग पाड़ लिया ना तो मेरा चेला नहीं है, फिर ये लठ टिकेगा। ये था बस। बाकी बोला खेल में, ड्यूटी में, कहीं भी, देश सेवा में, कहीं भी तू मर जाए, टूट जाए, गिर जाए, पड़ जाए, वो अलग है।
उसके अंदर तेरे को पूछने के लिए आएंगे, तेरी हेल्प करेंगे। लेकिन तेरे को कल बोल दिया मेरे को टीबी होगी, मेरे को कैंसर होगी, मेरे को सर्वाइकल होगी, मेरी किडनी खराब, मेरे गुर्दे खराब, मेरे घुटने खराब, मेरी टखने खराब, मेरे कंधा खराब, मेरे हाथ में कलाई खराब, मेरी कोणी, मतलब सब गर्दन ये जाएगा, तब वो फिर नहीं पूछेंगे। वो हकीकत है, ये नहीं पूछते। हम बोलते थे आप ये जानते हो सर एक जवान के ऐसा हो गया, कैसे हो गया, पूछते थे कैसे हुआ, नहीं चाहते थे, बोले मरने दो। जब कर्म ही नहीं किए तो बोले उसने अपने कर्मों के अनुसार नहीं चला ना, तो बोले उसको मरने दो, बोले उसको। ये हमारे तो गुरुओं ने तो हम ये हमारा भी यही है। हम भी वो बोलते भाई सिखाएंगे। हम तो खुद अपने बच्चों को सिखाया है कि भाई देखो हॉस्पिटल में मिलने नहीं आऊँगा, मैं हॉस्पिटल में मिलने नहीं आऊँगा अगर कभी रोग लेकर के तुम एडमिट हो गए, और बाकी मैं देखूंगा कि कैसे एडमिट हुए, क्या हुआ तुम्हारे। चोट लग जाती है इंसान को, गलतियों से लग जाती है, मस्ती में लग जाती है, चोट खेल में लग जाती है, कूदने फांदने में लग जाती है, इनके अंदर उसकी हेल्प की जाती है। लेकिन रोगी की हेल्प करना करते भी हैं, लेकिन दूसरे की कर देते हैं, अपनों की नहीं करेंगे। और करेंगे भी, लेकिन सुनाए हो ही जाएगा कि नहीं करेंगे। फिर लास्ट में तो आत्मा बोलती है कि यार अपना ही है। तो वो शिक्षाएं देते थे मेरे भाई। अब वो कई भाई वो तंज कसते हैं ना, भाई ये पागल। एक बार मैं बोलता हूँ कि मेरे पास आकर के 2 दिन फ्री स्टाइल में मैं रखूँगा, फ्री स्टाइल, जंगल में चलेंगे, वहाँ ये वर्जिश और योगा होंगे, वहीं जो मिलेगा वही खाएंगे। कोई अन्न जल ये लेके नहीं जाना है, नहीं। महीना भर 2 महीना भर जंगल में निकल जाएंगे, या तो अपन नहीं या वो नहीं। कहाँ से आएगा, छांद फाड़ के आएगा कि कहाँ से भोजन आएगा, और क्या करेंगे, और कैसे क्या बिछाएंगे, क्या ओढ़ेंगे, ये नहीं चलेगा। आओ फिर देखेंगे आगे लाइफ क्या होती है, ज़िंदगी क्या होती है, जज्बा क्या होता है, जुनून क्या होता है, लगन क्या होती है। इसके अंदर आओ। मेन है ये, मेन है। दुख सुख आते जाते रहते हैं यार। इस मस्ती और हस्ती को कभी नहीं छोड़ना है। ये मस्ती और ये हस्ती, ये ज़िंदगी, ये अनमोल धरोहर है। ईश्वर ने दिया इस शरीर को, इसको बनाना ये अपना काम है। कहीं भी कठिन तपस्या में इसको डाल दो, देखो फिर इसका कमाल। लेकिन कठिन तपस्या, हर जगह कठिन तपस्या। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जंगल में चलो मेरे साथ, और फिर देखो पहाड़ों के अंदर, नदी नालों के अंदर, फिर पता लगेगा इसका। तो ये शरीर को साधोगे तो ये स्वाद देगा, अगर नहीं साधोगे तो ये सुला देगा ही।